Hi guys, how are you? I hope you all are doing well. Guys, this is Umme Habiba and you are most welcome in our YouTube channel लोक सेवा अकादमी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सच में कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपने सीरीज को आगे लेकर के चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड का ऐतिहासिक नामकरण। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और ये जो टॉपिक है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय से ही है। झारखंड के ऐतिहासिक परिचय का वीडियो हमने पहले बनाया था और फिर ये जो उसका सेकंड सीरीज चल रहा है दोस्तों, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसे आगे लेकर के चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है झारखंड का ऐतिहासिक नामकरण। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि झारखंड को अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना गया है, पुकारा गया है। तो इस बारे में हम लोग अवेयर हो जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास को और हम लोग इसे आगे लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि मैंने एक तरफ काल इंक्लूड करा है और दूसरी तरफ नामकरण। तो किन किन कालों में झारखंड को किन किन नाम से संबोधित किया है, ये अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से नवाजा गया है। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने कॉपी और पेन नहीं लिया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग कॉपी और पेन ज़रूर ले लें, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ बनाती चली जाऊंगी और इसे पढ़ाती चली जाऊंगी। मैं भी लिखूंगी। आई हैव मार्कर एंड बोर्ड, आई विल राइट एंड ऑल्सो यू मस्ट राइट। सो गाइज देखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो देखिए कितना सिंपल सा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या तो फिर पुंड्र के नाम से जाना गया। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या तो फिर पुंड के नाम से जाना गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जाना गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट है समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो इसमें मुरुंड के नाम से जाना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भागवत पुराण। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो इसमें किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया है। दोस्तों, अब हम लोग जो यहाँ पे आगे देखने वाले हैं महाभारत, ये महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो पशु भूमि के नाम से या तो फिर पुंडरीक नाम से जाना गया है। तो आइए देखते हैं किस नाम से जाना गया है महाभारत को। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो पुंडरीक के नाम से जाना गया है या तो फिर पशु भूमि के नाम से जाना गया है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो कलिंद देश के नाम से जाना गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। उसके बाद है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो सिंपल से है, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं 13वीं सदी के ताम्रपत्र में फिर तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बंगला, फिर कबीर और जैशी के द्वारा, फिर अकबरनामा और फिर सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो झारखंड को झारखंड के ही नाम से जाना गया है। मीन्स दैट 13वीं सदी के ताम्रपत्र से लेकर के अकबरनामा तक जो आप लोग देख रहे हैं, झारखंड को झारखंड के ही नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद हम लोग नीचे यहाँ पे और आगे चर्चा करने वाले हैं। आईने अकबरी में
तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो मध्यकालीन रहा है झारखंड मध्यकाल में, जैसे कि जहांगीर का समय हो गया, अकबर का हो गया, आईने अकबरी हो गया, तो इसमें झारखंड को बस सिंपल सा कुकरा, खोखरा या तो फिर खुखरा के नाम से जाना गया है। बस यहाँ पे जो है अकबरनामा में बस झारखंड को झारखंड के ही नाम से जाना गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है आईने अकबरी। हमने अभी आपको क्या कहा, आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, तो बस सिंपल सा है कोकरा के नाम से जाना गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या तो फिर कुकुट प्रदेश के नाम से जाना गया है। कुकुट प्रदेश के नाम से जाना गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या कहा जा रहा है। तो टोलमी के द्वारा झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो टोलमी के द्वारा झारखंड को मुंडल के नाम से नवाजा गया है, मुंडल। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है फाहियान के द्वारा झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो फाहियान ने देखिए झारखंड को कुक्कटलाड कहा है, कुक्कटलाड कहा है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि हुएनसांग ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, तो हुएनसांग ने देखिए क्या कहा है झारखंड को, तो हुएनसांग ने झारखंड को कीना सूफालाना कहा है। अब ये देखिए ये अजीब सा वर्ड लग रहा है, शायद ये हमारे पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है कि इसका आखिर मीनिंग क्या हो जाना चाहिए। तो दोस्तों बस इसका सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ही अच्छी बात कही है हुएनसांग ने हमारे झारखंड को कीना सूफालाना कहा है, मीन्स दैट कर्ण सुवर्ण, यानी कि हुएनसांग ने हमारे इस झारखंड को कर्ण स्वर्ण के नाम से संबोधित किया है। तो कितनी अच्छी बात कही है हमारे इस झारखंड को किसने, तो हुएनसांग ने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, पहचाना गया है, तो अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया, बस सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, कोकरा, खोखरा और खुखरा यही सब है। तो आइए देखते हैं मुगल काल में झारखंड को खुखरा के नाम से जाना गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है तुजू के जांगरी, ये भी तो मध्यकाल के हो गए ना। तो तुजू के जांगरी में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया, तो छोटा नागपुर के नाम से जाना गया। छोटा नागपुर के नाम से जाना गया झारखंड को। तो किस काल में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में जाना गया है। और दोस्तों मध्यकाल में अगर आया तो बस सिंपल सा कोकरा ही होगा, क्योंकि मध्यकाल के बारे में यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि मुगल काल है, तुजू के जांगरी है, अकबरनामा, आईने अकबरी, और एक आता है मध्यकाल। तो मध्यकाल में झारखंड को कोकरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी ये क्लास, लेकिन इससे भी और कुछ भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं अभी आप लोगों को तुरंत अभी बताने वाली हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड शब्द का प्रथम साहित्य उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड शब्द का जो है प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। तो इसे हमें लगता है इसे नोट कर लेना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है कहाँ से हमें मिलता है, साहित्यिक उल्लेख जो हमें कहाँ से मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। उसके बाद क्या है कि पुरातात्विक, यानी कि फर्स्ट प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है हमें 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। तो दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग यहाँ पे अवेयर हो जाएंगे पूरी तरह से। तो चलिए देखिए वो महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है, तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जो है एक वन प्रदेश वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पे बहुतायत मात्रा में वन पाई जाती है। और दोस्तों
ये जो वन क्षेत्र हैं यानी कि छोटा नागपुर, पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस वजह से इसका जो है इम्पोर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं छोटा नागपुर, पठार के बारे में हम लोग अभी कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद संथाल परगना के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे छोटा नागपुर के बारे में। तो दोस्तों छोटा नागपुर जो पठार है ये वास्तव में झारखंड का पर्यायवाची ही है। आई मीन से टू दैट झारखंड कहने से छोटा नागपुर पठार का बोध होता है और छोटा नागपुर कहने से झारखंड का बोध होता है। तो झारखंड जो शब्द है हम लोगों ने अभी जाना था इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी काल में जो है झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया गया था, छोटा नागपुर के नाम से जाना गया था। तो वही छोटा नागपुर का जो है नाम जो है वो 1765 से लेकर के 1833 तक लिया जाता है। यानी ये जो झारखंड है इसका नाम जो छोटा नागपुर है हम लोगों को पता है। तो छोटा नागपुर जो कब से कब तक इसके नाम को इस्तेमाल किया जाता है तो वो 1765 से लेके 1833 तक किया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये जोड़ने वाली हूँ मैं इसके बारे में। तो इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों वो होती है 1834 में, 1834 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो नाम है पूरा वो है साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी। तो इसकी स्थापना होती है 1834 में और इसकी जो है राजधानी कहाँ पे रखी जाती है, इसकी राजधानी तो राजधानी इसकी रखी जाती है किशुनपुर या तो फिर विल्किंसन। तो ये जो किशुनपुर आप लोग देख रहे हैं, विल्किंसन देख रहे हैं, ये आखिर वास्तव में है क्या? तो बहुत ही सिंपल सा है, ये वास्तव में आज का रांची है। तो ये रांची ही है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें छोटा नागपुर पठार की। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं संथाल परगना के बारे में। दोस्तों संथाल परगना जो है झारखंड का क्षेत्रफल में मतलब सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो सबसे बड़ा है छोटा नागपुर पठार का और दूसरा में आता है संथाल परगना। तो संथाल परगना का जो नाम है वो पहले था नरीखंड, उसके बाद इसे किस नाम से संबोधित किया जाने लगा तो कांकजोल के नाम से संबोधित किया जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि संथाल परगना जो है की स्थापना कब होती है। तो कैप्टन टेनर के अकॉर्डिंग टू द कैप्टन टेनर ये कहते हैं कि ये जो संथाल परगना है ये दामिनी कोह के बारे में बताते हैं कि दामिनी कोह की स्थापना कब होती है। तो वो होती है 1837 में। अब मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि दामिनी कोह और एक राजमहल इस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो ह्वेनसांग ने कहा है दामिनी कोह को, इसको संथाल परगना को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन? एक हो गया दामिनी कोह, यानी कि दामिनी कोह कहते हैं उसे पहाड़ी क्षेत्र को, और राजमहल को तो इसको जो है ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए और एक पहाड़ी क्षेत्र के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो राजमहल के लिए जो ह्वेनसांग ने शब्द प्रयोग किया है वो है कीचिंगकाइलो। कीचिंगकाइलो। उसके बाद एक आता है पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना दामिनी को। तो ह्वेनसांग ने दामिनी को कहा है इस पहाड़ी क्षेत्र को। तो
तो ये जो दामी नेको और किचिंग काइलो जो नाम दिया गया है ये हुएन सांग के द्वारा ही दिया गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि कैप्टन टेनर ने 1837 में क्या कहा है कि दामी नेको की स्थापना कहा है कि दामी नेको की जो है स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो 1837 में हुई है। तो दोस्तों ये कुछ और पढ़ने वाले हैं और इस चीज़ को मैंने इंक्लूड किया है। आइए देखते हैं क्या है। तो झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश जो है सबसे पहले किसका रहा है, कौन जनजाति यहाँ पे सबसे पहले आई और इसका जो क्रम किस प्रकार से रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जनजातियाँ जो है किस किस क्षेत्रों में रही है और कहाँ कहाँ पे ये लोग निवास कर रहे थे, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं झारखंड शुरू से ही झाड़ और जंगलों का प्रदेश रहा है, इस वजह से यह जो स्थान है जनजातियों की प्रिय स्थली बन चुकी थी। इस वजह से यहाँ पे अधिकतर जनजातियाँ ही निवास करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है असुर जनजाति। तो दोस्तों असुर जनजाति जो है सबसे पहली जनजाति है जो कि झारखंड में आई है। झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्रथम जनजाति कौन है, तो वो है असुर। और इनका जो निवास स्थल रहा है वो कहाँ रहा है, तो देखिए रांची में, लोहरदगा में और गुमला में रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि झारखंड की सबसे प्रथम जनजाति कौन हुई जो यहाँ पे आकर के बसी है, तो वो कौन हुई, तो असुर हुई। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं कि इसके जस्ट बाद यानी कि असुर के बाद कौन सी जनजाति यहाँ पे आई और यहाँ पे अपना निवास स्थान बना सकी, तो वो कौन है, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। यानी कि असुर के बाद बिरहोर, बिरजिया और खड़िया जनजातियाँ आती है और ये जो है कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश करती है। यानी कि ये जो है छोटा नागपुर में रहती थी और कैमूर की पर्वतों से जो है कैमूर की पहाड़ियों से होकर के ये छोटा नागपुर में प्रवेश की थी। उसके बाद है कोरवा जनजाति आती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कोरवा के आने के बाद यानी कि इसका जो क्रम रहा है असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, उसके बाद कोरवा, उसके बाद आते हैं कौन, तो मुंडा, उरांव और हो। यानी कि इन जनजातियों के बाद जो झारखंड में आगमन रहा है जनजातियों का, वो क्रम किसका रहा है, तो मुंडा का, उरांव का और हो का रहा है। तो दोस्तों हम लोग ये जानते हैं मुंडा जो जनजाति है इसने जो है नाग वंश की स्थापना में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसकी कुछ खास बात ये जान लेते हैं कि उरांव झारखंड में राजमहल, ये देखिए राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे। यानी कि इनका जो निवास स्थान रहा है मुंडा, उरांव और हो का, वो कहाँ रहा है, तो राजमहल तथा पलामू। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके बाद जो है इसका क्रम रहा है वो कौन आई है, तो ये चेरो, खरवार और संथाल जनजातियाँ। तो दोस्तों झारखंड में सारी जनजातियाँ आ चुकी थी। असुर, बिरहोर, बिरजिया, खड़िया, कोरवा, मुंडा, उरांव हो। यानी कि सबसे इन सब में जो है इन सब में सबसे अंतिम समय में जो आकर के बसी है वो कौन है, तो चेर, खरवार और संथाल है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या है कि पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का जो विस्तार रहा वो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। यानी कि ये जो है संथाल लोग हजारीबाग में बसे थे, लेकिन ब्रिटिश काल में ये कहाँ पे आकर के बसते हैं, तो संथाल परगना पे आकर के बसते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी आप सब की क्लास, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है आगे और वीडियोस बनाने की। अच्छे वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहती हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।